वेलकम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हमको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पढ़ना है। केमिस्ट्री पे आप लोग को विशेष ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि इसमें बैक सबसे ज्यादा आते हैं, और इसमें बैक आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि कोलॉजी, केमिस्ट्री और थेरापेटिक्स, इनका सिलेबस देखने में एक सा लगता है, लेकिन कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है इसका हमें आइडिया होना चाहिए। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एज अ मेडिसिन यूज होते हैं ह्यूमन बींग्स में, डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, क्योर के लिए, डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंटिव एक्शन के लिए, तो उन कंपाउंड्स के हमको केमिकल स्ट्रक्चर, उनका स्टोरेज कंडीशन, उनके क्लिनिकल यूजेस, उनकी केमिकल क्लास और ब्रांड और फॉर्मुलेशन, इतनी चीजें पढ़नी पड़ती है। यदि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको एक क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेप्सोन, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एटेनोलोल या प्रोप्रानोलोल, किसी भी ड्रग का नाम दिया होता है, तो हमें उस ड्रग की क्लास पता होना चाहिए कि वो किस क्लास का ड्रग है। जैसे डेप्सोन, ये लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में यूज होता है। एटेनोलोल, प्रोप्रानोलोल, ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, तो उस ड्रग का हमें क्लास पता होना चाहिए। दूसरा, जिस क्लास का वो ड्रग है, उस क्लास का हमें क्लासिफिकेशन भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, तो उसका आपको क्लासिफिकेशन लिखना है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम इतने पॉइंट्स की स्टडी करते हैं, ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर, और कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिसके आईयूपीएसी नेम हमसे पूछे जाते हैं। स्टोरेज कंडीशन ड्रग की हमें पढ़ना क्यों जरूरी है? ताकि हमारा ड्रग स्टेबल रह सके। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो लाइट सेंसिटिव होते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो थर्मोलेबाइल नेचर के होते हैं। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, तो हमारे ड्रग की इफिकेसी और उसका थेरापेटिक इफेक्ट कम हो जाएगा। इसीलिए हम किसी भी मेडिसिनल कंपाउंड के स्टोरेज और स्टेबिलिटी कंडीशन को पढ़ते हैं। हम उन केमिकल कंपाउंड्स को किन मेडिकल कंडीशंस में यूज कर सकते हैं, तो हमें उसके क्लिनिकल यूज भी पढ़ने होते हैं। यहीं पर यदि हम साइड इफेक्ट्स पढ़े, हम उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़े, फार्माकोडायनेमिक्स पढ़े, तो ये स्टडी हम किस में करते हैं? फार्माकोलॉजी में। और यदि हम किसी डिजीज की इटियोलॉजी की स्टडी करें, उसके ट्रिगरिंग फैक्टर की स्टडी करें, उस डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी को समझने की कोशिश करें, तो हम कौन से सब्जेक्ट में जाएंगे? फार्माको थेरापेटिक्स। तो ये सभी फार्मेसी की ब्रांचेज हैं, लेकिन किसी भी टॉपिक को पढ़ने का तरीका अलग अलग है। तो हमें ये समझना होगा कि केमिस्ट्री में हमें सेडेटिव हिप्नोटिक्स को कैसे पढ़ना है, और नेक्स्ट ईयर में आपको कोलॉजी आएगा तो कोलॉजी में सेडेटिव हिप्नोटिक्स को कैसे पढ़ना है। ठीक है? तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी आपके सिलेबस में है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, और कोलॉजी में भी है, और थेरापेटिक्स में भी है। पर तीनों विषय में हमें पढ़ने का तरीका हमारा अलग होता है। तो केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है ये हमको समझ में आना बहुत जरूरी है। यदि हम केमिस्ट्री को उसके सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारे केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट यही पॉइंट है जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखे हुए हैं। हमें केमिकल स्ट्रक्चर, स्टोरेज कंडीशन, कंपाउंड के यूजेस, मेडिसिनल यूजेस, उसकी केमिकल क्लास, क्लासिफिकेशन, और उसकी पॉपुलर ब्रांड जो कि मार्केट में अवेलेबल है, और जो मेडिसिनल कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं उसकी कौन सी फॉर्मुलेशन आती है, क्या आई ड्रॉप फॉर्म में आ रहा है, क्या पेरेंट्रल फॉर्म में आ रहा है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, टैबलेट, कैप्सूल, किस फार्माकोपिया के हिसाब से बनाया जा रहा है, आईपी, बीपी या यूएसपी, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो एंटी एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग मैंने आपको पढ़ाया था, जिसको हम एंटी कैंसर ड्रग्स भी कहते हैं। ठीक है? इसके मैंने आपको केमिकल स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन किए थे प्रीवियस लेक्चर में। तो एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, इसको हम एंटी कैंसर ड्रग भी कहते हैं, इसको हम एंटी ट्यूमर ड्रग्स भी कहते हैं। ये ट्यूमर के, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होने वाले ड्रग्स हैं। जो ड्रग्स हमारे सिलेबस में उन पे जिसपे स्टार लगा हुआ है, वो ड्रग्स काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और कुछ ड्रग्स ऐसे भी है जिन पे स्टार नहीं लगा हुआ है, लेकिन वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड है। जैसे सॉल्ब्यूटेमॉल, सॉल्ब्यूटेमॉल कहाँ यूज होता है? सरब्यूटालीन, ये कफ सिरप्स में यूज होते हैं। ये कफ सप्रेशन में हेल्प करते हैं, खांसी के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। खांसी एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है,
तो उसमें टर्ब्यूटालिन और सॉल्ब्यूटेमॉल यूज होते हैं। इन दोनों ड्रग्स पे आपके सिलेबस में स्टार नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये दोनों ड्रग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, हर साल के 2 क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ ड्रग्स ऐसे मिलेंगे जिसपे स्टार नहीं लगा है, पर उन ड्रग्स को भी हमें करना है। तो न्यू प्लास्टिक ड्रग के एग्जाम्पल क्या है, एंटी न्यू प्लास्टिक ड्रग के सिस्प्लैटिन, साइक्लोफॉस्फामाइड और क्लोरोयूरेसिल, ये 3 ड्रग पे आपके सिलेबस में स्टार लगा हुआ है, ठीक है। इसमें से आपका सिस्प्लैटिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है। इस पे किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिस्प्लैटिन, या क्वेश्चन आ सकता है राइट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट सिस्प्लैटिन, और नीचे दिया रहेगा केमिकल स्ट्रक्चर, स्टोरेज कंडीशन, केमिकल यूजेस, ठीक है, ब्रांड एंड फॉर्मुलेशन। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है राइट द स्टोरेज कंडीशन, क्लिनिकल यूजेस एंड फेमस ब्रांड एंड फॉर्मुलेशन ऑफ सिस्प्लैटिन। इस टाइप से क्वेश्चन के केमिस्ट्री में बनते हैं। तो हमको किसी भी मेडिसिनल कंपाउंड के यूजेस पता होना चाहिए कि किन क्लिनिकल कंडीशंस में डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, और वो किन डोजेस फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। तो ये क्लासिफिकेशन जो मैं आपको ड्रग की कैटेगरी का बता रहा हूँ, ये सब आपको नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल है एमॉक्सिसिलिन और क्लोरएम्फेनिकॉल, एमॉक्सिसिलिन और क्लोरएम्फेनिकॉल। नेक्स्ट है आपका सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड का एग्जाम्पल है सल्फासीटामाइड। सल्फोनामाइड भी एक एंटीबायोटिक होता है। इसको सल्फोनामाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अमाइड ग्रुप होता है और सल्फा ग्रुप होता है। सल्फा किसको बोलते हैं हम, सल्फर को बोलते हैं, और सल्फर में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। सल्फर किसमें होता है, लहसुन में होता है सल्फर, ठीक है। यदि किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाए, वहां वो लहसुन पीस के लगा ले तो उसका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, क्योंकि लहसुन में क्या होता है, सल्फर होता है। लहसुन से हमें तीक्ष्ण गंध आती है ना, वो तीक्ष्ण गंध किसकी होती है, सल्फर की होती है। तो इसलिए इसको हम सल्फोनामाइड ड्रग कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है सल्फासीटामाइड। नेक्स्ट है आपका एंटी मलेरियल्स, ऐसे ड्रग्स जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। मलेरिया फीमेल मॉस्किटो एनाफिलिस की बाइटनिंग से होता है। ये एक प्रोटोजुअल इन्फेक्शन है। इसके ट्रीटमेंट में हम जो दवाइयां यूज करते हैं उनके एग्जाम्पल है क्लोरोक्वीन, फॉस्फेट और मैफ्लोक्वीन, ये 2 दवाइयां, ठीक है। आप एंटी मलेरियल ड्रग को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इनके लास्ट में आपको क्वीन नजर आएगा, क्वीन मतलब रानी, क्वीन वर्ड यदि आपको नजर आए क्वीन, तो आप समझ जाओगे कि वो एंटी मलेरियल ड्रग है, ठीक है। तो क्लोरोक्वीन, फॉस्फेट और मेफ्लोक्वीन। अब ये फॉस्फेट क्या है, ये क्लोरोक्वीन का सॉल्ट बनाया गया है फॉस्फेट के साथ। जब भी किसी ड्रग के लास्ट में आपको जैसे HCl नजर आए, या थियोपेंटल सोडियम सोडियम नजर आए, इसका मतलब क्या होता है, उस ड्रग की स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए उस दवाई का सॉल्ट बनाया गया है। क्योंकि हमारी दवाइयां हाईली रिएक्टिव होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, रिएक्शन परफॉर्म करती हैं। तो जब तक वो हमारी बॉडी में जाके डिसॉल्व नहीं होती, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं जाती, तब तक उनको स्टेबल रखना जरूरी होता है, इसलिए उनको सॉल्ट फॉर्म में दिया जाता है। तो कभी इससे कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। जैसे आपका अ, आपने देखा होगा थियोपेंटल सोडियम, है ना, कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड, इस टाइप से आपने नाम लिखे देखे होंगे। तो ये दवाइयां सॉल्ट फॉर्म में दी जाती हैं, और ये दवाइयां आइदर आपका वीक एसिड और वीक बेस होती हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी में जब ये जाके डिसोसिएट होती हैं, उसके बाद एब्जॉर्ब होकर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है, इन दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जो भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो उस हिसाब से ये दवाइयां एक्शन देती है। जैसे कुछ दवाइयां आपका एंजाइम इनिबिशन के थ्रू एक्शन देगी, इसका एग्जाम्पल है एनएसएड। एनएसएड आपका कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को इनिबिट करती है। यदि कोई एनएसएड पर्टिकुलरली कॉक्स 1 को इनिबिट करती है तो हम उसको क्या कहते हैं, सेलेक्टिव कॉक्स 1 इनिबिटर। और कुछ दवाइयों के आगे लिखा होता है नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है कि वो दवाई कॉक्स को भी इनिबिट कर सकती है, कॉक्स 1 को भी और कॉक्स 2 को भी, तो इसको हम नॉन सेलेक्टिव कहते हैं।
जैसे आपका एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन हम लोग यूज करते हैं, इट इज अ इमरजेंसी ड्रग। ये आईसीयू पेशेंट में और हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में यूज किया जाता है, मेडिकल स्टाफ में जैसे नर्सेज हुआ और डॉक्टर के सुपरविजन में। तो ये जो एट्रोपिन सल्फेट है, तो एट्रोपिन ड्रग हमें कहाँ से मिलता है? एट्रोपा बेलाडोना। और ये इसमें ट्रोपेन रिंग पाई जाती है जो कि एक हेप्टा रिंग होती है। आगे हम अभी उसका भी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो जो एट्रोपिन है ये एस्टाइल कोलिन का एंटागोनिस्ट होता है, इसको हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कहते हैं। और ये एस्टाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करता है। तो ये निकोटिनिक और मस्कैरिनिक दोनों रिसेप्टार को बाइंड करता है। ठीक है, तो क्या ये नॉन सेलेक्टिव होता है या सेलेक्टिव? ये नॉन सेलेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही रिसेप्टार को बाइंड करता है। तो आप समझ रहे हो कि किसी ड्रग के पास यदि लिखा हुआ है सेलेक्टिव या नॉन सेलेक्टिव, तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मतलब आप समझ गए। नेक्स्ट है आपका एंटीवायरल ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स जो कि वायरस के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। वायरल इन्फेक्शन के बारे में आप जानते हो, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। वायरसेस से बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज होती है। रिसेंटली अभी 2019 में कोविड आया था, जो कि सार्स कोवी 2 वायरस की वजह से फैला था और वर्ल्ड वाइड फैल चुका था, इसलिए हम उसको पेंडेमिक कहते हैं। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? चाइना के वुहान शहर से, और वो वर्ल्ड वाइड डेवलप्ड कंट्रीज में स्प्रेड हो गया था। मतलब वो पेंडेमिक कम्युनिकेबल डिजीज बन गया था। कम्युनिकेबल मतलब संक्रामक रोग जो फैलते हैं। तो इसका एग्जांपल है चिकन पॉक्स और आपका इबोला वायरस, है ना। वायरस से होने वाली बीमारियां जो संक्रामक होती हैं, ठीक है, उनको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो उनके ट्रीटमेंट में हम जो दवाइयां यूज करते हैं, जैसे जीडोवुडीन का इंजेक्शन यूज करते हैं एचआईवी एड्स के पेशेंट में, और जीडोवुडीन प्रेग्नेंट लेडी को भी दिया जा सकता है। एसाइक्लोवीर चिकन पॉक्स के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ठीक है, छोटी माता जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, एसाइक्लोवीर का डोज कितना होता है? 400 mg, और टीडीएस दिया जाता है दिन में 3 बार चिकन पॉक्स के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, रोटावीर है, टेल्मी फ्लू है, फेबी फ्लू है, बहुत सारे ड्रग्स हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट आपका जीडोवुडीन है और एसाइक्लोवीर, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है, एंटी टीबी ड्रग। टीबी अंग, टीबी हमारे किस अंग को प्रभावित करता है? लंग्स को। ठीक है, टीबी के पेशेंट में स्पूटम बनने लगता है, कफिंग होती है और 1 महीने से ज्यादा खांसी आती है। स्पूटम की जांच से टीबी कंफर्म हो जाता है। टीबी के ट्रीटमेंट में हम रिफाम्पिसिन ड्रग यूज करते हैं। ठीक है, ये एक एंटी माइक्रोबियल कैटेगरी का ड्रग है, ठीक है, जो कि टीबी के सूक्ष्म जीव को मारता है और टीबी के इलाज में यूज होता है। ठीक है, टीबी का क्योर है ये। मैंने आपको बताया था एंटी टीबी ड्रग को याद रखने का फॉर्मूला पेरिस, पायराजीनामाइड, इथैम्ब्यूटॉल, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन और सल्फोनामाइड्स। ये ड्रग्स टीबी के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट में यूज होने वाले ड्रग जो कि इन्फेक्शन को कम करते हैं, उसका एग्जांपल है ओफ्लॉक्सासिन। ओफ्लॉक्सासिन प्रेग्नेंट लेडी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ठीक है, ओफ्लॉक्सासिन। एंटी फंगल ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो कि फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। और फंगस मोस्टली सुपरफिशियल बॉडी पार्ट्स में होता है, स्किन पे इफेक्ट करता है फंगस। और इसका ड्रग है कीटोकोनाजोल। ठीक है, क्वाट्रीमाजोल, मैकोनाजोल, इट्राकोनाजोल। ये जिन भी ड्रग के लास्ट में आपको एजोल नजर आए, ठीक है, एजोल नजर आए, वो आपके कौन से ड्रग होते हैं? एंटी फंगल ड्रग्स। तो आपको ड्रग को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आप ड्रग को उसके नाम के पहले या बाद में सफिक्स या प्रीफिक्स के आधार पे आप किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे प्रोप्रानोलोल, एटेनोलोल, है ना। जैसे आपका टेल्मी सार्टेन, बॉल सार्टेन। ठीक है, जैसे आपका निफी डिपीन, एम्लो डिपीन। तो दवाई के नाम से हमें दवाई को पहचानना आना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी मलेरिया का बताया था आपको, नेफ्लो क्वीन, क्लोरो क्वीन। ठीक है, इस तरह से हमको दवाइयों को उनके सफिक्स और प्रीफिक्स के आधार पर आइडेंटिफाई करके याद रखना है।
ठीक है, दवाइयों के नाम हमें याद रखना बहुत जरूरी है। फार्मेसी के एग्जाम में जो दवाइयों के नाम नहीं लिखता है उसके फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमें एग्जाम्पल देना है कि किसी भी डेफिनेशन के बाद उसकी दवाई के, जैसे हमने सपोज सुटिक्स में डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन लिखी, तो हम बताएं कि सॉलिड, टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म में कौन से मेडिकामेंट्स अवेलेबल है, कौन से कंपाउंड्स हैं मार्केट में जो आ रहे हैं। तो हम एग्जाम्पल देंगे तो हमारी मार्किंग अच्छी होगी, है ना। क्योंकि डिप्लोमा इन फार्मेसी में पढ़ने का तरीका हम लोग नहीं जानते, इसलिए बहुत स्टूडेंट फेल होते हैं। तो दवाइयों के नाम जितने ज्यादा से ज्यादा आपके आंसर में आप शामिल करोगे, उतनी आपके पास होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि फार्मेसी मतलब क्या, स्टडी ऑफ मेडिसिन, बनती कैसे है, उस कहाँ से मिलती है, उसकी प्रोसेसिंग, मेडिसिन पर रिसर्च करना, सब कुछ फार्मेसी मेडिसिन के आसपास ही रिवॉल्व होती है। ठीक है, इसलिए मेडिसिन के नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है एनएसएड कैटेगरी। यहाँ पर जो आपको ये मैं बता रहा हूँ ये कैटेगरी है, और यहाँ पर इन कैटेगरीज के एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बेटा, लेकिन मैंने केवल एक एक दो दो पॉपुलर एग्जाम्पल ही लिखे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अलावा एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। और आपको और भी एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। वो जस्ट मैं एक रफ आइडिया के लिए आपको कैटेगरी और उनके एक एक दो दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे एनएसएड, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। ये ड्रग्स आपका बुखार कम करते हैं, दर्द कम करते हैं। ठीक है, आइबुफेन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, ये इसके कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग होते हैं। और इस कैटेगरी के जो ड्रग्स हैं वो, इसमें से कुछ ड्रग आपके ओटीसी कैटेगरी में आते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स, जिनको खरीदने के लिए मरीज को प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली मेडिकल स्टोर से खरीदा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन दवाइयों के साइड इफेक्ट नहीं है। इन दवाइयों के डोज से टॉक्सिसिटी नहीं होगी, हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। हाइपो मतलब होता है कम, ग्लाइसेमिया जो वर्ड है ये किससे आया है, शुगर से, ग्लूकोज से। यदि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए, डाउन हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया। और यदि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज के लेवल को के बढ़ने को इसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। और हाइपरग्लाइसेमिया किस डिजीज का सिम्टम है, ये है डायबिटीज का। शुगर के जो मरीज होते हैं, आप उनका ब्लड टेस्ट करोगे खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले भी, तो उनका नॉर्मली ब्लड का शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, जिससे उनका ब्लड काफी विस्कस हो जाता है। और उस विस्कोसिटी की वजह से हार्ट को ज्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शंस करने पड़ते हैं उस ब्लड को पंप करने के लिए। तो यदि डायबिटीज अनट्रीटेड होगा तो हाइपरटेंशन कॉज करेगा। और यदि हाइपरटेंशन अनट्रीटेड होगा, हाइपरटेंशन को अवॉइड करेंगे, पेशेंट यदि लापरवाही रखेगा, तो उसको ग्लूकोमा हो जाएगा, उसकी आंखों की रोशनी चली जाएगी, क्योंकि उसकी आंखों में प्रेशर बढ़ने लगेगा। आई बॉल जो होता है ना, आई बॉल में प्रेशर बढ़ेगा, और उस प्रेशर के बढ़ने की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी, और इस डैमेज की वजह से ग्लूकोमा डेवलप हो जाएगा। ग्लूकोमा एक आईसाइट की प्रॉब्लम है, जिसमें विजन ब्लर्ड हो जाता है या कंप्लीट विजन लॉस हो जाता है। तो ग्लूकोमा पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, तो आपको हर ऑर्गन की डिजीज डिसऑर्डर का पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गन सिस्टम में कौन सी डिजीज होती है, और उस डिजीज का कॉज क्या है, और उसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या है। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो उस बीमारी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसका हमें आइडिया होना चाहिए। तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या करते हैं, ये डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटफॉर्मिन और ग्लैमीप्राइड। मेटफॉर्मिन और ग्लैमीप्राइड, ये जो दोनों ड्रग है, ये डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। मेटफॉर्मिन का डोज कितना है, 500 mg डोज में ये अवेलेबल होती है मार्केट में। ठीक है, डायूरेटिक्स, डाई यूरेटिक्स ये कहाँ यूज होंगे, ये यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाएंगे, हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में यूज होंगे। ठीक है, हाइपरटेंशन के मरीज को दिए जाएंगे। इसका आपको मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, लेसिक्स इंजेक्शन। और ये ड्रग्स कहाँ काम करते हैं, नेफ्रॉन पे काम करते हैं। नेफ्रॉन किडनी की बेसिक
फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है जिसपे ये लेसिक्स इंजेक्शन काम करता है, जिसका मॉलिक्यूल है फ्रूसेमाइड। ठीक है। और ये लूप डायूरेटिक कहा जाता है क्योंकि ये लूप ऑफ फैनली पे काम करता है और ये सबसे ज्यादा पावरफुल डायूरेटिक इफेक्ट देता है। तो इसका एग्जाम्पल और क्या है? मैंने आपको डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन बताया था ना, फिजिकल एक्शन में मैनिटॉल आता है, ग्लिसरॉल आता है। ठीक है। थायाजाइड डायूरेटिक्स आते हैं जिसमें क्लोरथायाजाइड आता है। ठीक है। तो डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, इसमें आता है आपका प्रोप्रानोलोल और कैप्टोप्रिल। ऐसे ड्रग्स जो कि हाई बीपी के मरीज में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, उनको हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहते हैं। हाइपरटेंशन का कॉज क्या होता है? हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया का मतलब होता है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड्स का, वीएलडीएल का, एचडीएल का और एलडीएल का। तो इसमें सबसे ज्यादा हानिकारक हमारे लिए होता है वीएलडीएल। इसको हम बैड फैट भी कहते हैं। तो इसके बढ़ने की वजह से हमारी आर्टरीज ब्लॉक होने लगती है और उस ब्लॉकेज की वजह से उनका डायमीटर कम हो जाता है तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। और कोरोनरी आर्टरी यदि हमारी ब्लॉक हो जाती है तो फिर बाईपास सर्जरी मरीज की जाती है। और इन हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में लिपिड को कम करने के लिए फैट कटर्स भी दिए जाते हैं। ठीक है। ऐसी ड्रग्स जो कि लिपिड के लेवल को कम करती है। नेक्स्ट क्लास है आपकी बेटा एंटी एरिथमिक ड्रग्स। एरिथमिया मैंने आपको बताया था। एरिथमिया क्या होता है? टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। टैकीकार्डिया मतलब हार्ट बीट 100 से प्लस हो जाना, तो ब्रेडिकार्डिया मतलब लेस देन 60 बीट इन अ मिनट। नॉर्मल क्या होता है? 72 बीट होती है ना? 72 बीट होती है इन अ मिनट, है ना? और यदि ये 60 से कम हो जाए तो क्या कहेंगे उसको? ब्रेडिकार्डिया। और यदि 100 से ज्यादा हो जाए तो उसको हम कहेंगे टैकीकार्डिया। ठीक है। मतलब हार्ट बीट का बढ़ना और कम होना, इसको हम एरिथमिया कहते हैं। और ऐसे ड्रग्स जो कि एरिथमिया के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? एंटी एरिथमिक ड्रग। इसका एग्जांपल है फेनेटोइन सोडियम। फेनेटोइन ड्रग आपका एपिलेप्सी में भी यूज होता है, मिर्गी की बीमारी में। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स वो जो एस्टाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करते हैं। इसका एग्जांपल है, नेचुरली हमारी बॉडी में एस्टाइल कोलिन बनता है और ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि कोलिनर्जिक नर्व्स द्वारा बनाया जाता है। और इसके एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? डाइसाइक्लोमीन एचसीएल। और ये पेट दर्द में, पेट के जो मसल्स होते हैं एब्डोमेन मसल्स में, यदि क्रैम्स आए, पेन आए, तब डाइसाइक्लोमीन का इंजेक्शन यूज किया जाता है। ठीक है। और ये इंजेक्शन और टैबलेट के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है। तो ये आपका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ब्लॉकर में और आपका क्या आता है? एट्रोपिन सल्फेट, जो मैंने आपको अभी बताया था। और एड्रिनर्जिक ब्लॉकर में आता है आपका प्रोप्रानोलोल और एटेनोलोल। ऐसे ड्रग्स जो कि एड्रेनालिन के एक्शन को ह्यूमन बॉडी में ब्लॉक करते हैं उनको हम एड्रिनर्जिक ब्लॉकर कहते हैं। इन्हीं ड्रग्स को हम एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं, या इन्हीं ड्रग्स को हम सिंपेथोलाइटिक ड्रग्स भी कहते हैं। और कोलिनर कोलिनर्जिक ड्रग्स को हम क्या कहते हैं? पैरासिम्पेथोमिमेटिक ड्रग्स। और एंटीकोलिनर्जिक को क्या कहते हैं? पैरासिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स। ठीक है। तो ये आप नाम याद रखना क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कई बार इनके सिनोनिम्स भी दे दिए जाते हैं। ठीक है। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स को हम क्या बोलेंगे? पैरासिम्पेथोमिमेटिक ड्रग्स। और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का दूसरा नाम क्या है? पैरासिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स। तो ये हमारे हैं एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, प्रोप्रानोलोल और एटेनोलोल। और ये दोनों ड्रग एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं, हाइपरटेंशन के मरीज को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं।
नेक्स्ट है आपका सिंपेथोमिमेटिक ड्रग्स, तो इसमें आता है आपका एड्रेनालिन। एड्रेनालिन को ही हम इफिनेफ्रिन भी कहते हैं, एड्रेनालिन, और इसी को हम इफिनेफ्रिन भी कहते हैं। एड्रेनालिन का हो या इफिनेफ्रिन का हो, एक ही बात है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? डोपामाइन। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। डोपामाइन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? पार्किंसनिज्म। पार्किंसनिज्म में क्या होता है? डोपामीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो कौन सा ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं? लीवोडोपा और कार्बिडोपा। और ये दोनों जो ड्रग है ये प्रोड्रग के एग्जाम्पल है। प्रोड्रग क्या होते हैं? जो इनएक्टिव फॉर्म में दिए जाते हैं और ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद में लिवर से जब पास होते हैं तो लिवर इनको एक्टिवेट कर देता है। ऐसी दवाइयों को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्रग। ठीक है। तो प्रोड्रग की डेफिनेशन परीक्षा में पूछी जाती है, आप याद रखना। और नेक्स्ट ड्रग क्या है? नेफाजोलिन। क्या है? नेफाजोलिन। तो सिंपेथोमिमेटिक। मिमेटिक वर्ड क्यों आ रहा है बेटा? मिमेटिक वर्ड आया है मिमिक्री से। मिमिक्री मतलब किसी की एक्टिंग करना। जैसे नाना पाटेकर की आवाज में यदि कोई एक्टिंग करता है उसके जैसे हाव भाव के साथ, है ना, उसके जैसी आवाज निकालता है, उसका कोई पर्टिकुलर मूव है उसको परफॉर्म करता है, तो हम बोलते हैं ना नाना पाटेकर की मिमिक्री कर रहा है। तो ऐसे ही ये जो सिंपेथो मिमेटिक ड्रग्स होते हैं बेटा, सिंपेथो मिमेटिक ड्रग्स एड्रेनालिन की तरह काम करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? सिंपेथो मिमेटिक ड्रग्स। और पैरासिम्पेथोमिमेटिक मतलब एस्टाइल कोलिन की तरह काम करेंगे। यदि हमारी बॉडी में एस्टाइल कोलिन की डेफिशिएंसी हो गई तो हम एक्सटर्नली एस्टाइल कोलिन की तरह ही दिखने वाला, उसी के जैसे स्ट्रक्चर वाला ड्रग हम देते हैं जो कि एस्टाइल कोलिन की तरह काम करता है। जैसे सेरोटोनिन। सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी हो गई तो हम सेरोटोनिन के एनालॉग्स देंगे। एनालॉग मतलब क्या होता है? जो हमारा बायोमोलिक्यूल है उसी के जैसा स्ट्रक्चर और उसी के जैसा काम करने वाला हमने एक्सटर्नली कोई ड्रग दे दिया, जो या तो हमको नेचुरल सोर्सेज से मिला हो या तो हमने लैब में सिंथेसाइज किया हो। बताया था ना आपको, तीन टाइप के ड्रग होते हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। तीन प्रकार के ड्रग मार्केट में आते हैं। नेचुरल ड्रग हमें प्लांट सोर्स से मिलते हैं, मेराइन सोर्स से मिलते हैं, एनिमल सोर्स से मिलते हैं। और यदि इनमें हम क्वाइट मॉडिफिकेशन करें, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, है ना, स्लाइट मॉडिफिकेशन, और उसके बाद उससे एक नया ड्रग बना ले तो हम उसको सेमी सिंथेटिक बोलेंगे। और ऐसा ड्रग जो कि पूरी तरह से लैब में सिंथेसाइज किया गया है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक ड्रग। तो तीन कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं। ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ड्रग नेचुरल है और कौन सा सेमी सिंथेटिक है और कौन सा सिंथेटिक है। पैरासीटामोल जो ड्रग है ये किस कैटेगरी का है बताओ? पैरासीटामोल ये आपका सिंथेटिक ड्रग है। और इसका, हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटोमिनोफेन। पैरासीटामोल का दूसरा नाम क्या होता है? एसिटोमिनोफेन। और प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर इसको शॉर्ट में क्या लिखता है? PCM, ये शॉर्ट में लिखता है। ठीक है। और क्लोरफिनेरेमाइन को क्या लिखेगा? CPM। क्या लिखेगा? CPM। यदि प्रिस्क्रिप्शन में CPM लिखा हुआ है तो आप क्या दोगे पेशेंट को? क्लोरफिनेरेमाइन। ठीक है। और यदि PCM लिखा हुआ है तो क्या दोगे? पैरासीटामोल। तो ड्रग के हमें शॉर्ट फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि कई बार डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में शॉर्ट फॉर्म लिखता है, तो बीइंग एज अ फार्मासिस्ट हमें पर्चा पढ़ के डिस्पेंसिंग करनी है, दवाई देनी है पेशेंट को, तो हमें पर्चा रीड करना आना चाहिए। यदि फार्मासिस्ट पर्चा रीड नहीं कर पाएगा तो मरीज को दवाई कैसे देगा? इसमें पर्चा रीड करना आप सभी फार्मासिस्टों को आना चाहिए, बहुत जरूरी है। और उसमें जो लैटिन टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाए थे, उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एग्जिट एग्जाम में भी उससे क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है। और इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है? आपसे किसी भी ड्रग का नाम पूछ के उसकी कैटेगरी पूछ लेंगे, या ऊपर एक कैटेगरी लिखी होगी और पूछ लेंगे कि नीचे जो चार ड्रग है इसमें से इस कैटेगरी का कौन सा ड्रग है। तो आपको बीइंग एज अ फार्मासिस्ट किसी भी ड्रग का नाम लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस कैटेगरी का ड्रग है और किस बीमारी के इलाज में यूज होता है। और यदि उसका डोज पता होता है तो और वेल एंड गुड है। ठीक है। वैसे तो डॉक्टर डोज प्रिस्क्राइब खुद ही कर देता है, फार्मासिस्ट को तो केवल डिस्पेंस करना पड़ता है। तो ये आपको समझ में आया, कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, एड्रिनर्जिक ड्रग्स और एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। आज हम
एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। सेडेटिव हिप्नोटिक्स, इसको हम स्लीपिंग पिल्स भी कहते हैं। ये पेशेंट में स्लीपिंग कॉज करती है, पेशेंट के एक्साइटमेंट को कम करती है, एंजाइटी को कम करती है, और उसके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पे दवाइयां काम करती है। और ये किस कैटेगरी की दवाइयां हैं? एक्स शेड्यूल की दवाइयां हैं। ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है डायजेपाम, एल्प्राजोलम, फिनोबार्बिटल, ठीक है, फिनोबार्बिटोन। ये दवाइयां क्या है? आपकी सेडेटिव हिप्नोटिक है। यदि मरीज को सुलाना है तो ये दवाई देते हैं, यदि उसके एक्साइटमेंट को कम करना है तो ये दवाई देंगे। डिप्रेशन के पेशेंट में भी यूज होती है ना। मतलब जो पेशेंट हाईली एक्साइटेड होते हैं ना, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो उनके दिमाग को शांत करने के लिए दवाइयां दी जाती है। तो इसका क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपको ड्रग्स की कैटेगरी क्लियर हो गई। इतनी कैटेगरीज के ड्रग आपको पढ़ने हैं। सेडेटिव हिप्नोटिक। नेक्स्ट आता है आपका एड्रिनर्जिक ड्रग्स, एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स, कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। डायूरेटिक्स, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज होंगे। एनएसएड्स जो कि दर्द निवारक गोलियां होती है, ठीक है, बुखार को कम करती हैं। एंटी फंगल, ये जो फंगस के इन्फेक्शन होते हैं, जैसे रिंगवॉर्म इन्फेक्शन होता है ना, एक्जिमा जैसी बीमारियां जो होती है स्किन की, इसको हम डर्मेटोलॉजिकल डिजीज डिसऑर्डर कहते हैं, उसके ट्रीटमेंट में। यूरिनरी ट्रैक में यदि यूटीआई इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए हम ओफ्लॉक्सासिन यूज करते हैं। एंटी टीबी ड्रग, एंटी वायरल ड्रग्स, एंटी मलेरियल और सल्फोनामाइड कैटेगरी के ड्रग्स, और एंटीबायोटिक और एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स। इतनी कैटेगरी हमें पढ़नी है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स जो कि एस्टाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करेंगे। एस्टाइल कोलिन कौन बनाता है? कोलिनर्जिक नर्व्स बनाते हैं, ठीक है। कोलिनर्जिक नर्व्स कहाँ होते हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम का मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था, है ना। नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन बताओ। नर्वस सिस्टम, इसको डिवाइड किया गया है सीएनएस और दूसरा क्या है? पीएनएस, ठीक है। सीएनएस में क्या आता है आपका? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और पीएनएस में क्या आता है आपका? सोमेटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, है ना। और एएनएस में क्या आता है? एएनएस को फिर क्लासिफाइड किया गया है। एएनएस को किस में क्लासिफाइड किया गया है? बताओ। एएनएस को किस में क्लासिफाइड किया गया है? ए एन एस, इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और इसका सब डिवीजन होता है आपका पैरासिम्पेथेटिक और सिंपेथेटिक, ठीक है। सिंपेथेटिक में क्या आता है बताओ? इसमें आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स आता है। और सिंपेथेटिक में क्या आता है आपका? फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स आता है। स्ट्रेस की कंडीशन में सिंपेथेटिक एक्टिवेट हो जाता है, और रेस्टिंग कंडीशन में पैरासिम्पेथेटिक एक्टिवेट रहता है। और ये दोनों तराजू की तरह काम करते हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप ही कम होगा, या दूसरा कम होगा तो एक अपने आप ही बढ़ेगा। तो ये बैलेंसिंग में काम करते हैं, होम्योस्टेसिस बनाते हैं, ठीक है। सडनली आपके सामने लॉयन आके खड़ा हो जाए, कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा बताओ? बताओ, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स की जरूरत कब पड़ेगी? बताएगा कोई? फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स किसकी वजह से आता है? एड्रेनालिन की वजह से आता है, ठीक है। और एड्रेनालिन अपने रिसेप्टार से बाइंड करता है। एड्रेनालिन के रिसेप्टार कौन से होते हैं? अल्फा और बीटा। और एस्टाइल कोलिन के रिसेप्टार क्या होते हैं? मस्कैरिनिक और निकोटिनिक। मस्कैरिनिक और निकोटिनिक किसके रिसेप्टार है? एस्टाइल कोलिन के, ठीक है। और ये हमारे ऑर्गन पे प्रेजेंट होते हैं, हार्ट पे, किडनी पे, ग्लैंड्स पर। और यहाँ पर ये बायोमोलिक्यूल्स एज ए लिगेंड, एज ए एगोनिस्ट बाइंड होते हैं और फिजियोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं।
तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होंगे? जो एस्टाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करेंगे, उसको एंटागोनाइज करेंगे, उसको हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स कहते हैं। या हम इनको पैरासिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स भी कहते हैं, ये इनका सिनोनिम है। और नेचुरली ये एट्रोपा बेलाडोना से हमें मिलते हैं, एट्रोपिन और हायोसाइमिन। हायोसाइमिन को हम क्या बोलते हैं? स्कोपोलामीन। स्कोपोलामीन और एट्रोपिन, ये दोनों जो ड्रग है, ये किसके एग्जाम्पल है? एंटी कोलिनर्जिक के। एंटी वर्ड यहां हमें क्या बता रहा है? ये एस्टाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करेंगे, एस्टाइल कोलिन के एक्शन को इनहिबिट करेंगे। ठीक है। और ये किस में काम करते हैं ये ड्रग? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। और पीएनएस किसका पार्ट होता है? बताओ। ये एएनएस का ही सब डिवीजन होता है। और जो एएनएस होता है, इसमें हमारे सारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, ऐसे सिक्रीशंस हमारी बॉडी के जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। सेमी सिंथेटिक ड्रग का एग्जाम्पल है होमाट्रोपिन और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। होमाट्रोपिन और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ये किसके एग्जाम्पल है? सेमी सिंथेटिक ड्रग के। और सिंथेटिक ड्रग्स में क्या आएंगे आपके? क्वाटरनरी कंपाउंड्स, जिसमें आएगा आपका क्लिंडियम, क्लिंडियम। ठीक है, क्लिंडियम आएगा इसमें, आइसो आइसोप्रोपामाइड आएगा, और ग्लाइकोपाइरोलेट आएगा। तो ये तीन ड्रग क्वाटरनरी कंपाउंड के एग्जाम्पल है। टर्शरी एमीन के एग्जाम्पल क्या है? डाइसाइक्लोमीन और पायरेजेपिन। ठीक है, पायरेजेपिन और डाइसाइक्लोमीन, ये एग्जाम्पल है आपके टर्शरी एमीन के। और माइड्रेटिक्स, माइड्रेटिक्स क्या करते हैं? हमारे पीपल को डायलेट करते हैं, जिससे डॉक्टर आई का एग्जामिनेशन कर सकता है। ठीक है, तो आई के एग्जामिनेशन में इसके आई ड्रॉप्स यूज होते हैं, माइड्रेटिक्स। ठीक है, ये पीपल डायलेशन कॉज करते हैं, पीपल हमारा डायलेट हो जाएगा। ठीक है, जिससे आई का एग्जामिनेशन इजीली किया जा सकता है। तो इसका एग्जाम्पल है साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड। ये क्लासिफिकेशन आपको याद करना है, ये एग्जाम्पल के साथ आपको परीक्षा में लिखना पड़ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में हमने देखा नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। नेचुरल का एग्जाम्पल है आपका एट्रोपिन और स्कोपोलामीन। सेमी सिंथेटिक का एग्जाम्पल है होमाट्रोपिन और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। अब सिंथेटिक में आएगा आपका क्वाटरनी कंपाउंड, जिसमें क्लिंडियम आएगा, आइसो प्रोपामाइड आएगा और ग्लाइकोपाइरोलेट आएगा। और टर्शरी एमीन में आएगा डाइसाइक्लोमीन और पायरेजेपिन। अब माइडेट्रिक्स का एग्जांपल है साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड। अब इसमें एक ड्रग और है, एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग। इस ड्रग का नाम है बेंजहेक्सोल। और ये ड्रग कहाँ यूज होता है? पार्किंसन डिजीज के ट्रीटमेंट में। पार्किंसन डिजीज किसकी डेफिशिएंसी से होती है? डोपामीन की, जिस वजह से हमारे जो मूवमेंट्स है वो अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, हमारी फिंगर्स में शिवरिंग होने लगती है। आपने देखा होगा जब कोई बूढ़ा बुजुर्ग पानी पीता है तो उसके हाथ कांपते हैं, यदि कोई सीधा हाथ ऐसे रखे तो हाथ ऐसे ऐसे कांपता है उसका, है ना? गर्दन भी उसकी ऐसी 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 गर्दन हिलती है ना, हाथ भी ऐसे ऐसे हिलते हैं। तो यही होती है पार्किंसन डिजीज। और ये जो पार्किंसन डिजीज है, इसके ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग यूज होता है? बेंजहेक्सोल। ठीक है। अब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, है ना? डॉक्टर इनको किस कंडीशन में प्रिस्क्राइब करता है, ये हम डिस्कस करेंगे। टिपिकल यूजेस ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, ये सीओपीडी में यूज होता है। सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये एक रिस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्रोंकाई होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, अस्थमा और सीओपीडी, ये दोनों डिजीज आपकी रिस्पिरेटरी सिस्टम की है। तो उसके ट्रीटमेंट में, मैनेजमेंट में हम सीओपीडी के एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज करते हैं, क्योंकि ये वैसोडायलेशन कॉज करेंगे। और वैसोडायलेशन कॉज होने की वजह से एयरवे पैसेज खुल जाएगा और मरीज को सांस लेने में राहत मिलेगी। यदि हमारी सांस की नली पिचक जाए तो हम सांस ले पाएंगे क्या? नहीं।
और सांस नहीं ले पाएंगे तो जिंदा रह पाएंगे क्या? नहीं। ठीक है। इसलिए सांस की नली को चौड़ा करना जरूरी है ताकि लंग्स में एयर जा सके, ऑक्सीजन जा सके, और वही ऑक्सीजन फिर लंग्स से हमारे ब्लड में आएगी और पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। बिना ऑक्सीजन के हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, और ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम से। ये हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट ये यूज होता है डायरिया के ट्रीटमेंट में। डायरिया के ट्रीटमेंट में, डायरिया में क्या होता है? हाथों का पेरिस्टेलिक मूवमेंट बढ़ जाता है जिस वजह से फ्रीक्वेंट फीसेस पास होंगे। ठीक है, वाटर वाटर लाइक फीसेस आएंगे, है ना, जिसको हम दस्त बोलते हैं, लूज मोशन, पतली टट्टी आएगी। ठीक है, तो हमको हाथों के मूवमेंट को कम करना जरूरी है। ठीक है, इसलिए हम डायरिया के ट्रीटमेंट में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज करते हैं। पेप्टिक अल्सर में यूज करेंगे हम। पेप्टिक अल्सर में यूज करेंगे। पेप्टिक अल्सर में हमको एसिड के सिक्रीशन को कम करना है। अल्सर क्या होता है? जीआई की जो लाइनिंग होती है उसमें वुंड का फॉर्मेशन हो जाता है। उससे यदि एसिड कांटेक्ट में आएगा तो पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होगा। तो हमें एसिड के सिक्रीशन को कम करना है ना, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो होते हैं वो एंटी सिक्रीटरी इफेक्ट देते हैं। एंटी सिक्रीटरी इफेक्ट का मतलब क्या होता है? बॉडी सिक्रीशंस को कम करते हैं। कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में सिक्रीशंस होते हैं? आंख, लेक्राइमल ग्लैंड, लेक्राइमल, आंखों से निकलने वाला फ्लूइड। जीआई में सिक्रीशंस होते हैं, है ना, स्किन से सिक्रीशन होते हैं, स्वेटिंग स्वेटिंग होती है हमको। तो क्या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का यदि हम स्प्रे बनाए तो क्या पसीना निकलना कम कर सकते हैं? बिल्कुल कम कर सकते हैं। पर्सपिरेशन मतलब होता है पसीना निकालना। और ऐसे ड्रग्स जो कि पसीने की वजह से जो बदबू आ रही होती है, तो उन पेशेंट में स्प्रे दिए जाते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के, जिससे एंटी परस्पिरेशन हमें मिलता है, मतलब पसीना कम बहता है। तो एंटी सिक्रीटरी इफेक्ट देते हैं हमारे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, तो हम उसको इस तरह भी यूज करते हैं। वॉमिटिंग के केस में यूज होगा। क्यों? वॉमिटिंग को कम कैसे करेगा ये? क्योंकि जीआई के मूवमेंट को कम कर देगा। वोमिटिंग में क्या होता है? हमारे जीआई के जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पिचकेंगे, हमारा पेट पिचकता है, और पिचकता है तो उसका जो कंटेंट है वो बाहर निकल जाता है, इसको हम वोमिटिंग बोलते हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देने से क्या होगा? उल्टी रुक जाएगी मरीज की। और भी ड्रग हम यूज करते हैं, ऑन्डासेट्रॉन, लेकिन इसकी कैटेगरी दूसरी और काम करने का तरीका कुछ और है। लेकिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी वोमिटिंग को कम करते हैं। अस्थमा के इलाज में यूज होंगे। ठीक है, पार्किंसनिज्म के ट्रीटमेंट में यूज होंगे। अभी हमने देखा था, ये लिखा हुआ है ना, बेंजैक्सोल। ये जो ड्रग है ये पार्किंसन के ट्रीटमेंट में यूज होता है। एंटी स्पाज्मोडिक, स्पाज्म मतलब क्या होता है? मसल्स के पेन को हम स्पाज्म कहते हैं। तो यदि हमारे मसल्स में कहीं स्पाज्म हो रहा हो तो हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज कर सकते हैं। इसको हम एंटी स्पास्मोडिक कैटेगरी के ड्रग के रूप में यूज करते हैं। एंटी सिक्रीटरी, एंटी सिक्रीटरी मतलब सिक्रीशंस को कम करेंगे। अभी आपको बताया अल्सर के केस में एसिड के सिक्रीशन को रिड्यूस कर देगा ये ड्रग। दूसरा क्या मैंने आपको बताया अभी, ये इंटेस्टाइनल मोटालिटी को कम करेगा। इंटेस्टाइनल मोटालिटी मतलब पेरिस्टेलिक मूवमेंट। पेरिस्टेलिक मूवमेंट यदि हमारा बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंट फीसेस पास होगा, दस्त लग जाएंगे। तो इसलिए हमको इंटेस्टाइनल पेरिस्टेलिक मूवमेंट को कम करना जरूरी है। और ये स्पिंक्टर को रिलैक्स कर देगा। स्पिंक्टर को रिलैक्स कर देगा। स्पिंक्टर क्या होता है? ऐसे बॉल्स होते हैं जो फूड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। जैसे हमने खाना खाया तो वो नीचे ही जाता है, ऊपर नहीं आता है। ठीक है, आपको बताया था ना मैंने, स्टमक में इसोफेगस को गैस्ट्रिक बैग से एक स्फिंक्टर, एक वॉल से कनेक्ट करता है। ठीक है, और एक बार यदि पेट की थैली में खाना गया तो वो बाहर आता नहीं। अब उल्टी की बात अलग है ना, और उल्टी के कारण होता है, अकारण उल्टी नहीं होती। बिना कॉज के वोमिटिंग नहीं होती मरीज को कभी। ठीक है, तो ये स्फिंक्टर को रिलैक्स करेगा, शिथिल कर देगा। रिलैक्सेशन मतलब होता है शिथिल, और स्फिंक्टर मतलब क्या होता है? वॉल। और वॉल का हम यूज क्या करते हैं? बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए। और ये पीपल डायलेशन कॉज करेगा, माइड्रेसिस अभी आपको बताया था। माइड्रेसिस क्या होती है? डायलेशन ऑफ पीपल। आंख की जो पुतली है वो यदि आपकी डायलेट हो जाएगी, है ना,
और उसका मूवमेंट कम होगा तो डॉक्टर आसानी से आंखों को एग्जामिन कर सकता है। तो आई ड्रॉप डाले जाते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के, आई ड्रॉप्स, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, और फिर उससे आई को एग्जामिन किया जाता है। और ये हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे रिस्पिरेशन को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, हमारे रिस्पिरेशन को स्टिमुलेट करेगा। तो ये इसके यूजेस हैं। और ये ऑप्थेल्मोस्कोपी में यूज किया जाता है। ऑप्थेल्मोस्कोपी मतलब होता है आंखों की जांच। ठीक है, आंखों की जांच को हम ऑप्थेल्मोस्कोपी कहते हैं। और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन क्या होती है? जो आंखों से रिलेटेड डिजीज डिसऑर्डर या एग्जामिनेशन या डायग्नोसिस के लिए यूज की जाती है, उसको हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन कहते हैं। और एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन यूज होगा। ठीक है, प्री एनेस्थेटिक एनेस्थेसिया क्या होता है? मरीज को बेहोश करना। मेजर सर्जरी में मरीज को बेहोश कर दिया जाता है। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन क्या करता है? एनेस्थेसिया के जो साइड इफेक्ट्स है उसको कम करता है। जैसे ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट का स्लाइवेशन नहीं होना चाहिए, तो ये सिक्रीशंस को स्टॉप कर देगा। ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी मरीज को पसीना नहीं आना चाहिए, तो स्वेटिंग को कम कर देगा। ठीक है, नेजल सिक्रीशंस को कम कर देगा। नेजल सिक्रीशन को कम कर देगा। ये नेजल सिक्रीशन मतलब हमारी नोज से जो सिक्रीशंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एंटी सिक्रीटरी इफेक्ट देता है। और ये कहाँ यूज होगा? वेगस नर्व को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, और ये ड्रग मोस्ट प्रोबेबली आपका आईसीयू में यूज किया जाता है। आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? बताओ, आईसीयू का फुल फॉर्म। आईसीयू का फुल फॉर्म बताओ। इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू में ड्रग काफी यूज किया जाता है। जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं वहां पर ये ड्रग यूज किया जाता है डॉक्टर और नर्स के सुपरविजन में। ठीक है, और ये ड्रग जो है वो इमरजेंसी ड्रग की कैटेगरी में आता है। यदि एसिटाइल कोलिन की पॉइजनिंग हो जाए तो एज अ एंटीडोट यूज होता है एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन। तो एज अ एंटीडोट भी यूज होता है। तो आप समझे हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स कहाँ कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, और इसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है, हम कौन सी बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स से। आ गया समझ में? सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डायरिया, पेप्टिक अल्सर, वोमिटिंग कम करता है, अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज होगा, एंटी पार्किंसंस में यूज होगा। ठीक है, पार्किंसंस के ट्रीटमेंट में एंटी स्पास्मोडिक इफेक्ट देगा, एंटी सिक्रीटरी इफेक्ट देगा, इंटेस्टाइनल मोटालिटी को कम करेगा, स्फिंक्टर को रिलैक्स करेगा, डायलेशन ऑफ पीपल, स्टिमुलेशन करेगा रिस्पिरेशन में। और कहाँ यूज होगा? ऑप्थेल्मोस्कोपी में यूज होगा। एनेस्थेसिया के केस में एज अ प्री एनेस्थेटिक एजेंट यूज होगा। ठीक है, और हमारे स्लाइवेशन को कम करेगा। स्लाइवेशन मतलब लार बहना। ठीक है, और स्वेटिंग को कम करेगा। स्वेटिंग मतलब पसीना बहने को रोकेगा। तो ये सब इसके इफेक्ट आएंगे। और एज अ आईसीयू ड्रग भी यूज किया जाता है इमरजेंसी कंडीशन में। यहां तक सब कुछ क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है आपको? बताओ, इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब देखो एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन। एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन फॉर्म में आता है ये। ठीक है, इमरजेंसी में दिया जाता है मरीज को। यहां पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोपिन सल्फेट। इसकी कैटेगरी क्या है? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, या हम इसको एंटीकोलिनर्जिक एजेंट भी बोलते हैं। एजेंट लिखा रहे, ड्रग लिखा रहे, कोई टेंशन नहीं, उसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसकी कैटेगरी क्या है? एंटीकोलिनर्जिक। अब ये किस कैटेगरी का को बिलोंग करता है? एल्केलॉइड। ठीक है, इसमें एट्रोपिन की रिंग होती है। ठीक है, इसमें ये होता है आपका ट्रोपिन। ठीक है, ये वाला पार्ट है आपका ट्रोपिन, और ये है ट्रॉपिक एसिड, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बनता है। ठीक है, और ये एक रेसिमिक मिक्सचर होता है, मतलब ये आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, तो ये है आपका ट्रोपिन और ये है ट्रॉपिक एसिड। ठीक है, अब हम इसका आईयूपीएसी नेम देखते हैं। तो इसकी हम नंबरिंग करेंगे। यहां से हम इसकी नंबरिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पर ब्रिज है। ब्रिज मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन कनेक्टेड है फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन पे।
ठीक है, तो हम यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं। हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 कार्बन है, तो कौन सी रिंग होगी ये? हेप्टा रिंग। और ये साइक्लिक रिंग है। ठीक है, साइक्लिक हेप्टा रिंग होगी ये। ठीक है, तो हम इसकी यहाँ पर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, और यहाँ पर एक ग्रुप कनेक्टेड है, मिथाइल CH3। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3। 3 कार्बन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? मेथेन, एथेन और प्रोपेन। ठीक है, अब इसमें ग्रुप कौन से कनेक्टेड है देखो, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा है आपको थर्ड पोजीशन पे, और यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे आपको एक फेनिल रिंग दिख रही है, बेंजीन रिंग। इतना समझ में आ रहा है आपको? है ना? अब देखो हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले तो हम RS लिख देंगे। RS शॉर्ट फॉर्म होता है रेसेमिक मिक्सचर का। रेसेमिक मिक्सचर मतलब देखो ट्रॉपिक एसिड और प्रोपीन, ये वाली जो रिंग है इसको हम प्रोपीन रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का मिक्सचर है, तो इसलिए हमने इसको RS लिख दिया। रेसेमिक मतलब रेसेमिक मिक्सचर। अब यहाँ पर 8 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। देखो ये 8 पोजीशन है, और यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप है। यहाँ भी लिख सकते हो और यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अंदर। तो 8th पोजीशन पे मिथाइल है, तो हमने यहाँ 8 लिख दिया और डैश लगा के मिथाइल लिख दिया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर 8 लिख के ऐसा लिख दिया। ये देखो 8 पोजीशन पे यहाँ पर नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन को मैंने आपको बताया था हम क्या बोलते हैं? ऐजा। ठीक है, ये IUPAC नेम लिखना सिखा रहा हूं बेटा, ये देख लो ध्यान से, नहीं तो फिर रट्टा लगाना पड़ेगा और फिर भूल जाओगे आप लोग। है ना? तो पहले तो ये हेप्टा रिंग बना देना। ठीक है, और हेप्टा रिंग बनाने के बाद में इसका नंबरिंग करना है आपको। नंबरिंग क्यों जरूरी है? IUPAC नेम लिखने के लिए। हम IUPAC नेम में क्या करते हैं? जो भी हमारा मेडिसिनल कंपाउंड है उसकी हम सारे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बताते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं? इसका जो मेडिसिनल इफेक्ट है वो इसके फंक्शनल ग्रुप की वजह से है ना? जैसे इसमें आपका एक फेनिल रिंग है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एजा है ना? इनकी वजह से ही तो इसमें इफेक्ट आता है। मेनली इफेक्ट किसकी वजह से आ रहा है? ये ट्रोपिन की वजह से। ठीक है, ये ट्रोपिन की वजह से इसका मेन इफेक्ट आता है, और ये एल्केलॉइड कैटेगरी का ड्रग होता है। एल्केलॉइड पढ़ाए थे ना मैंने आपको, ये प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में मेडिसिनल इफेक्ट देते हैं। है ना? कोग्नोसी में भी तो पढ़ना है आपको, प्रोपेन एल्केलॉइड। ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं कि प्रोपेन एल्केलॉइड का एग्जांपल बताओ, कि प्रोपेन एल्केलॉइड का एग्जांपल क्या है? बताओ। एट्रोपिन। कहाँ से मिलता है ये? एट्रोपा बेलाडोना से। ये प्लांट का नाम है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स। ये कोग्नोसी में भी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझ लो, इसकी नंबरिंग समझ लो कैसे किया है, और ये IUPAC नेम कैसे लिखा है। नहीं तो वैसे आप किताब में देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। है ना? नंबरिंग यहां से क्यों की है मैंने? नंबरिंग यहां से करने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर ब्रिज है, नाइट्रोजन कनेक्ट है। बताया था ना मैंने आपको रूल्स, जहां पर फंक्शनल ग्रुप होता है वहां से नंबरिंग करते हैं, जहां से डबल बॉन्ड होता है, बहुत सारे रूल्स बताए थे। है ना? तो यहाँ से हमने नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 8 पे यहाँ पर ऐजा है, तो हमने क्या लिख दिया? 8 ऐजा। और फिर हमने यहाँ क्या लिख दिया? बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो क्यों लिख दिया? क्योंकि नाइट्रोजन के ब्रिज की वजह से इसमें 2 रिंग का फॉर्मेशन हो गया है। है ना? बाई मतलब होता है 2, साइक्लो मतलब होता है साइक्लिक रिंग। साइक्लिक रिंग मतलब जैसे ये भी आपकी एक साइक्लिक रिंग है ना? ये वाला पोर्शन साइक्लिक रिंग है क्या? नहीं, ये तो ओपन चैन है। और यदि कार्बन की जो चैन है वो क्लोज्ड रहे तो हम उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक रिंग। तो एक साइक्लिक रिंग ये हो गई, एक साइक्लिक रिंग ये हो गई। अब इसको मैं बाई साइक्लिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन का ब्रिज है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर 2 रिंग हो गई है, और 8 पोजीशन पे क्या है? ऐजा है। तो मैंने इसको क्या बोला? 8 ऐजा। और क्या लिख दिया फिर सामने? बाईसाइक्लो। और फिर लास्ट में यहाँ पर मैंने ऑक्ट भी लिखा है। ऑक्ट क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर 8 एटम है ना? तो मैंने यहाँ पर ऑक्ट लिख दिया है। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ क्या लिखा है? 3 हाइड्रोक्सी। अब देखो 1 2 और 3, थर्ड पोजीशन पे यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो मैंने यहाँ को क्या लिख दिया? 3 हाइड्रोक्सिल। फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 फिनाइल। ये देखो ये फिनाइल रिंग है ना, और ये सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है,
ये और ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं तब बनता है एट्रोपिन। ठीक है, ये ट्रोपिन और ट्रोपिक एसिड जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो इनका आइसोमेरिज्म शो करते हैं ये, और ये बनाते हैं आपका प्रोपेन एल्केलॉइड, इसको हम बोलते हैं एट्रोपिन। तो ये पूरा किसका स्ट्रक्चर हो गया बेटा? एट्रोपिन का स्ट्रक्चर हो गया, है ना। अब यहां से हमने नंबरिंग की 1 2 3। सेकंड पोजीशन पे फेनिल रिंग है वो हमने लिख दी, और थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हमने लिख दिया। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या लिख दिया इसमें? प्रोपेनोएट। प्रोपेनोएट क्यों लिखा है? देखो, मेथेन, एथेन और प्रोपेन, है ना, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया? प्रोपेनोएट। और लास्ट में हमने सल्फेट लगा दिया। सल्फेट से कंफ्यूजन नहीं होना, ये इसका सॉल्ट होता है ना। तो यहाँ पर हम डॉट लगा के सल्फेट भी लिख सकते हैं, या सल्फेट का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये है आपका एट्रोपिन का स्ट्रक्चर। एट्रोपिन का स्ट्रक्चर आपको समझ में आया? ये आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा है? 8 पोजीशन पे मिथाइल, 8 पोजीशन पे एजा, बाईसाइक्लो ऑक, और थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पे फेनिल रिंग है, और प्रोपेनोएट और सल्फेट। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, किसका? एट्रोपिन का। ठीक है, एट्रोपिन की कैटेगरी क्या है? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। और कहां से मिलता है हमें? एल्केलॉइड से मिलता है ना। कौन सा एल्केलॉइड है वो? एट्रोपा बेलेडोना से आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, भी येलो कलर में भी पाया जाता है। येलो व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर सॉलिड फॉर्म में रहता है, टेस्टलेस भी होता है और हल्का सा बिटर भी होता है ना। कुछ बुक में इसका बिटर लिखा होगा और कुछ बुक में टेस्टलेस लिखा होगा। टेस्टलेस मतलब होता है स्वादहीन, बिटर मतलब होता है कड़ू। तो कड़ू भी हो सकता है और टेस्टलेस भी हो सकता है। ऑर्डरलेस होता है, मतलब इसमें खुशबू नहीं होती। मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 115 से 120 डिग्री सेल्सियस के बीच में। मेल्टिंग पॉइंट मतलब इसके पिघलने वाला पॉइंट। यदि हम इसको इतना टेम्परेचर देंगे तो ये सॉलिड सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा ये। तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। सॉलिबिलिटी की यदि बात करें तो स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में, और फ्रीली सॉल्युबल होता है अल्कोहल में, ईथर में और क्लोरोफॉर्म में। तो ये हमने इसकी सॉलिबिलिटी देख ली। अब हम इसकी स्टोरेज कंडीशन देखेंगे। इसको हम एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि एयर हमारी ड्रग्स को खराब कर सकती है। तो इसके लिए हम एयर टाइट कंटेनर यूज करते हैं, मतलब जो कंटेनर है उसका जो ढक्कन है हम उसको प्रॉपर बंद करेंगे। लाइट रेजिस्टेंट। लाइट रेजिस्टेंट मतलब फोटो सेंसिटिव होता है ये, है ना। लाइट पड़ने पर हमारी ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, इसीलिए हम उसको लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में रखते हैं। इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर एम्बर्ड कलर के बोतल में रखा जाता है, और ग्लास की बोतल ज्यादा यूज की जाती है ना। लैब में आपने देखा होगा एम्बर्ड कलर का ग्लास यूज किया जाता है, भूरे कलर का कांच। ठीक है, तो वो लाइट रेजिस्टेंट बनाता है। अब इसके यूजेस क्या है? एक एंटी मस्कैरिनिक एक्शन देता है। एंटी मस्कैरिनिक एक्शन मतलब क्या? मैंने आपको बताया था एस्टाइल कोलिन का ब्लॉकर होता है एट्रोपिन, और एस्टाइल कोलिन के रिसेप्टर कौन से होते हैं? मस्कैरिनिक और निकोटिनिक। दो रिसेप्टर आपको बताए थे, मस्कैरिनिक और निकोटिनिक। तो ये एंटी मस्कैरिनिक इफेक्ट देता है, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट देता है, एंटी स्पाज्मोडिक इफेक्ट देता है, मसल्स के पेन को कम करता है, एंटी परस्पिरेशन मतलब पसीने बहने को कम करता है। ये अभी आपको बताया था इसके पहले वाली स्लाइड में, वही सब हम यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि हम एट्रोपिन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और एट्रोपिन क्या है? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है। तो जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के एप्लीकेशन है वही कौन दिखाएगा? एट्रोपिन दिखाएगा। तो ये इसके इफेक्ट है। माइड्रियाटिक इफेक्ट शो करेगा हमारी आंखों पे, और पार्किंसनिज्म के ट्रीटमेंट में यूज होगा। ठीक है, और लोकल इफेक्ट भी दिखाता है, मतलब स्किन पे भी यूज होगा। लिनीमेंट के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल रहता है ये। साइटिका के ट्रीटमेंट में यूज होता है। साइटिका क्या होता है? इसमें कमर से लेके तो नीचे पैर तक बहुत तेज दर्द होता है, साइटिका का प्रॉब्लम, तो साइटिका में यूज होगा। रूमेटिज्म में यूज होगा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है? इट इज अ ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें हमारे इम्यून सेल्स हमारे सिनोवियल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, जिस वजह से मरीज को जो नी है, घुटना है, उसमें स्वेलिंग आती है, रेडनेस आती है और पेन होता है। तो रूमेटिज्म के ट्रीटमेंट में यूज होगा। और एज अ एंटीडॉट यूज होगा। एंटीडॉट यूज किस केस में होगा? जब एस्टाइल कोलिन की पॉइजनिंग हो जाएगी, या एस्टाइल कोलिन के इफेक्ट हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा आ जाएंगे,
तो उस इफेक्ट को कम कौन करेगा? एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन। इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं भाई? एस्टाइल कोलिन के साइड इफेक्ट मैं एट्रोपिन के नहीं बता रहा हूं, अभी एस्टाइल कोलिन के बता रहा हूं, है ना। एस्टाइल कोलिन का साइड इफेक्ट है वोमिटिंग, एब्डोमेन में क्रैम्प्स आएंगे, पेट दर्द होगा, डायरिया, सलाइवेशन होगा, स्वेटिंग होगी, बहुत ज्यादा पसीना आएगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्या? ब्रोंकस सिकुड़ जाएंगे, सांस की जो नली है वो सिकुड़ जाएगी। तो सांस की नली यदि सिकुड़ जाएगी तो मरीज सांस नहीं ले पाएगा, तो हम उसको कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे बताओ? एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन लगाएंगे, है ना। और ब्रोंकियल सिक्रीशन को कम करेगा। ब्रोंकियल सिक्रीशन क्या? ब्रोंकस में जो गॉबलेट सेल्स होते हैं, ठीक है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में जो गॉबलेट सेल्स होते हैं वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। और यदि म्यूकस का सिक्रीशन ज्यादा होगा तो जो डायमीटर है ब्रोंकस का वो कम हो जाएगा, म्यूकस वहां सिक्रीट होगा और वहां पर स्टिक होगा वो, ठीक है, वहां पर उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। कफ भी दो टाइप के होते हैं, प्रोडक्टिव कफ और नॉन प्रोडक्टिव कफ। आपने देखा होगा जब खांसी आती है तो कफिंग भी होती है, कफ बाहर आता है ना, स्पूटम बाहर आता है, लसलसा सा पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है, उसी को हम म्यूकस बोलते हैं। तो ये म्यूकस का सिक्रीशन ये कम कर देगा, एंटी सिक्रीटरी इफेक्ट देता है ना। अब म्यूकस यदि कम सिक्रीट होगा तो मरीज को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ये सब इसके साइड इफेक्ट होते हैं एस्टाइल कोलिन के। और उसका इलाज हम क्या देंगे? एट्रोपिन सल्फेट। एरिथमिया के ट्रीटमेंट, है ना, एरिथमिया कॉज करता है एस्टाइल कोलिन, तो एरिथमिया के ट्रीटमेंट में हम एट्रोपिन देंगे। अब इसके फॉर्मुलेशन, एट्रोपिन सल्फेट के मार्केट में कौन से फॉर्मुलेशन अवेलेबल है? टैबलेट फॉर्म में आता है एट्रोपिन, ठीक है, आई ड्रॉप्स के फॉर्म में आता है, एट्रोपिन का इंजेक्शन आता है, स्प्रे के फॉर्म में आता है, और ऑइंटमेंट के फॉर्म में आता है। ऑइंटमेंट क्या देता है? लोकल इफेक्ट, टॉपिकल, स्किन पे यूज किया जाएगा, ठीक है। और इसकी फेमस ब्रांड क्या है? एट्रो, एट्रो ब्रांड है, एट्रॉन है, और गोल्डार है, और एट्रोपार है, और एट्रोपिन सल्फेट। तो इतनी सारी इसकी मैंने यहाँ पर आपको फेमस ब्रांड बता दी। तो हमने एट्रोपिन का केमिकल स्ट्रक्चर डिस्कस किया, इसका आईयूपीएसी नेम डिस्कस किया, इसकी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, मेल्टिंग पॉइंट देखा, और उसकी सॉल्युबिलिटी हमने देखी, इसकी स्टोरेज कंडीशन देखी, इसके हमने क्लिनिकल यूजेस देखे, और हमने इसके एस्टाइल कोलिन के साइड इफेक्ट भी देखे। इन्हीं साइड इफेक्ट को कम कौन करेगा? एट्रोपिन का इंजेक्शन। यदि एस्टाइल कोलिन की पॉइजनिंग हो जाएगी तो एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन यूज होगा, ठीक है। फिर हमने इसके फॉर्मुलेशन देखे जो मार्केट में अवेलेबल है, एट्रोपिन का टैबलेट, आई ड्रॉप्स, और एट्रोपिन का इंजेक्शन स्प्रे फॉर्म में भी आता है, एंटी परस्पिरेंट इफेक्ट देता है। और हमने इसकी ब्रांड ब्रांड देखी, ब्रांड में क्या देखा हमने? एट्रो, एट्रॉन, और ये इसकी ब्रांड है। तो इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट है? समझ में आया? एट्रोपिन सल्फेट को बेटा हम क्रिटिकल केयर मेडिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में इमरजेंसी ड्रग की कैटेगरी में आता है, काफी यूज होता है ना, आईसीयू में यूज होता है, और जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं उनमें ये यूज होता है, ठीक है। ये डॉक्टर के सुपरविजन में यूज किया जाता है, और ये ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि एकदम लास्ट स्टेज में मरीज को दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, ठीक है। और जो एस्टाइल कोलिन है वो पैरासिम्पथेटिक में काम करता है और रेस्ट एंड डाइजेस्ट का रिस्पॉन्स शो करता है। और इसके रिसेप्टर मैंने आपको बताए थे, मस्कैरेनिक और निकोटिनिक। और ये मस्कैरेनिक के भी सब टाइप्स होते हैं, M1, M2, M3, और M4, M5। और निकोटिनिक के भी सब टाइप्स होते हैं, NM और NN। तो ये निकोटिनिक के रिसेप्टर के टाइप है जिससे ड्रग बाइंड करके एक्शन शो करता है। अब एट्रोपिन के हम साइड इफेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। एट्रोपिन का क्या साइड इफेक्ट आता है? एट्रोपिन का इंजेक्शन देने से पेशेंट का मुंह सूखने लगता है, जिसको हम ड्राई माउथ कहते हैं, उसका विजन थोड़ा सा ब्लर्ड हो जाता है, ठीक है, लाइट के प्रति उसकी आंख काफी सेंसिटिव हो जाती है ना, उसको हेडेक हो सकता है, सर भारी लग सकता है, और टैकीकार्डिया हो सकता है। टैकीकार्डिया आपको बताया था, हार्ट बीट उसकी बढ़ सकती है।
ठीक है। और इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? एडवर्स इफेक्ट मतलब जो साइड इफेक्ट से ज्यादा हानिकारक होते हैं उसको हम एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। एडवर्स इफेक्ट है इसके हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मतलब दिन में तारे दिख सकते हैं, या उसको सपने आ सकते हैं, है ना। हेलुसिनेशन हो सकता है, डिलेरियम हो सकता है, सीजर्स आ सकते हैं, और हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब क्या? ब्लड में शुगर का लेवल कम हो सकता है। तो ये सब इसके एडवर्स इफेक्ट है। किस रूट से दिया जाता है भाई एट्रोपिन? एट्रोपिन आपका आईवी से भी दे सकते हैं, आईएम से भी दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस रूट से दे सकते हैं, इनहेलेशन रूट से दे सकते हैं। यदि रिस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम है तो इनहेलेशन रूट से देंगे, ओरल रूट से दे सकते हैं, ऑप्थेल्मिक मतलब आई कैविटी में दे सकते हैं, आंखों में, है ना। अब इसका डोज क्या है? इसका डोज 0.4 और 0.6 mg इसका एडल्ट डोज होता है। और ये 24 घंटे में 50 mg से ज्यादा नहीं देते, नहीं तो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। तो 24 घंटे में 50 mg से ज्यादा नहीं देना है। और एक बार इसका इंजेक्शन लगा है तो कम से कम 1 घंटे बाद ही फिर दूसरा इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है। तो 24 घंटे में इसको 50 mg से ज्यादा नहीं देना है। और इसका डोज क्या होता है? 0.4 mg टू 0.6 mg फॉर एडल्ट। अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन कहाँ कहाँ आते हैं बेटा? ग्लैंड्स पे आते हैं। ग्लैंड्स पे क्या इफेक्ट देगा? एंटी सिक्रीटरी इफेक्ट देगा, ग्लैंड्स के सिक्रीशन को कम कर देगा ये। जैसे हमने देखा ना, पसीना बहाना रोक देता है। पसीना कौन सी ग्लैंड बहाती है? स्वेट ग्लैंड्स। जीआई ट्रैक पे क्या इफेक्ट देगा ये? जीआई पे अभी आपको बताया था, मोटालिटी को कम कर देगा, पेरिस्टेलिक मूवमेंट को कम कर देगा। लंग्स पे क्या इफेक्ट देगा? आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम पे म्यूकस के सिक्रीशन को कम कर देगा, है ना। यदि लंग्स की एल्वियोलाई में म्यूकस भर जाएगा तो पेशेंट सांस ले पाएगा क्या? बताओ, मरीज सांस ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो जीआई पे इसका इफेक्ट हमने देखा, है ना। हार्ट पे इसका क्या इफेक्ट आएगा? बताओ। हार्ट पे एरिथमिया के ट्रीटमेंट में हम यूज कर रहे हैं, है ना। एरिथमिया मैंने आपको अभी बताया था। आई पे क्या इफेक्ट देगा? पीपल डायलेशन, माइड्रेसिस कॉज करेगा। यूरिनरी ब्लैडर पे क्या इफेक्ट देगा? एंटी सिक्रीटरी इफेक्ट देगा, यूरिन के सिक्रीशन को कम कर देगा, मतलब रोक देगा। तो सर्जरी के दौरान हम यूज करते हैं ना, क्या सर्जरी के दौरान मरीज का यूरिन बाहर आना चाहिए? नहीं। हम एज अ प्री एनेस्थेटिक यूज करते हैं एट्रोपिन को। ठीक है। और ये कहाँ पर काम करता है बेटा? इसका साइट ऑफ एक्शन क्या होता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या आता है? हमारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स मतलब जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। जिन मूवमेंट पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में है क्या? नहीं। पल्स रेट हमारे कंट्रोल में है क्या? नहीं। फूड का डाइजेशन हो रहा है हमारे कंट्रोल में है क्या? नहीं। किडनी फिल्ट्रेशन कर रही है हमारे कंट्रोल में है क्या? नहीं। ये सारे जितने भी विसरल ऑर्गन है इनकी फंक्शनिंग हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ब्रीदिंग कहाँ से कंट्रोल होती है? मेडुला ऑब्लंगाटा से। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कहाँ से रेगुलेट होता है? हाइपोथैलेमस से। हमारा ब्रेन पूरी बॉडी को ऑपरेट करता है। पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम होता है हमारे ब्रेन का। तो ये एएनएस का मैंने आपको अभी क्लासिफिकेशन बताया था। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये होता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एसएनएस कब एक्टिवेट होता है? स्ट्रेस की कंडीशन में। और पीएनएस कब एक्टिवेट होता है? रिलैक्स की कंडीशन में। एड्रेनालिन देता है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस, और एस्टाइल कोलिन देता है आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पांस। और एसएनएस में होते हैं आपके एडिनर्जिक न्यूरॉन्स, और आपके पीएनएस में होते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। कोलिनर्जिक न्यूरॉन क्या बनाते हैं? आपका एस्टाइल कोलिन। एस्टाइल कोलिन को डिग्रेड कौन करता है? एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम। ठीक है। और एस्टाइल कोलिन ट्रांसफेरेस एंजाइम एस्टाइल कोलिन को बनाता है। और इसको बनाने के लिए एसिटाइल कोए लगता है। एस्टाइल कोए, कोलिन और एसिटेट, ये दोनों से मिलके क्या बनता है? एस्टाइल कोलिन। ठीक है। और ये वेसिकल्स में स्टोर रहता है, और कोई स्टिमुलस आता है तो सेकंड मैसेंजर कैल्शियम इसको कैप्चर करेगा, और एस्टाइल कोलिन रिलीज होगा, अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, फिर उसका डिग्रेडेशन होगा, उसका रीअपटेक होगा, और फिर से उसको बना के वेसिकल्स में स्टोर कर दिया जाएगा। और ये एस्टाइल कोलिन और एड्रेनालिन, एड्रेनालिन आपका हार्मोन भी है और न्यूरोट्रांसमीटर भी है, दोनों की तरह काम करता है ये। ठीक है। सेरोटोनिन का भी ऐसा है, सेरोटोनिन आपका एंजाइम भी, आपका सॉरी, हार्मोन भी है और न्यूरोट्रांसमीटर भी है, लेकिन वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करता है।
सेरोटोनिन। ठीक है, तो ये इसके रिसेप्टार है, मस्कैरेनिक और निकोटिनिक, M1 M2 M3 और NN और NN। तो यहां तक आपको समझ में आया? कोई डाउट है? आज हमने डिस्कस किया ड्रग्स एक्टिंग ऑन पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आज हमने एस्टाइल कोलिन क्या होता है और एस्टाइल कोलिन के जो एंटागोनिस्ट होते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, उसको हमने डिस्कस किया। तो आज के इस लेक्चर में आप लोग को कोई डाउट है? बताइए। कोई डाउट है आप लोग को? बताइए। समझ में आया आपको एस्टाइल कोलिन क्या होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? हम जो एस्टाइल कोलिन का एंटागोनिस्ट, जिनको हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स कहते हैं, एग्जांपल एट्रोपिन सल्फेट। तो एट्रोपिन सल्फेट को हम किन बीमारियों के इलाज में यूज करते हैं? ये सब आपको आज क्लियर हुआ? कोई डाउट है आप में से किसी को? कुछ पूछना है? चलिए ठीक है, इस लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं। मैं लिंक शेयर करूंगा, तो आप लोग वीडियो देख के नोट्स बना लीजिएगा। हाँ बोलिए। हाँ ओके।